हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एटम होता क्या है एक्चुअली में। जैसे हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट होती है सेल, उसी तरह से किसी भी मैटर की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है जिससे मिला के वो बना हुआ है वो होता है एटम। तो हम बेसिकली अगर बोला जाए कि व्हाट इज एटम, द बेसिक एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनी मैटर इज कॉल्ड एटम। अब इस एटम के अंदर ऐसा क्या क्या है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमारे हम सेल पढ़ते हैं, सेल के अंदर भी बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, लाइसोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सी चीजें होती है। इसी तरह से एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये एटम के अंदर है इसलिए इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। नाम तो सुना ही है आपने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हम सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। हमने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इस ट्यूब में गैसेस का आयनाइजेशन होता है, इसलिए इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। अब आयनाइजेशन क्या होता है? गैस को आयंस में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, इस डिस्चार्ज ट्यूब को हमने कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज बैटरी से। सपोज मैंने 10,000 वोल्ट की बैटरी ली है, इससे मैंने इसको सपोज कनेक्ट किया और इसके दोनों एंड्स पे मैंने एक तरफ लगा दिया आपका कैथोड और एक तरफ अटैच किया मैंने एनोड। अब क्योंकि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर जो भी गैस थी वो मैंने निकाल दी, पहले से जो गैस थी, और इसको मैंने वैक्यूम में कन्वर्ट कर दिया। वैक्यूम में कन्वर्ट कर दिया। अब डिस्चार्ज ट्यूब है तो इसमें हम फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन गैस फिल की है अपनी तरफ से। अब आयनाइजेशन होने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि जो भी एटम आप ले रहे हो, जो भी गैस आप ले रहे हो, वो एटम्स में कन्वर्ट होती है। उसके बाद वो जो एटम है वो आपका आयनाइज होके आयंस में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब हमने इस बैटरी को ऑन किया, जब हाई वोल्ट की वोल्टेज डिस्चार्ज ट्यूब से पास हुई, तो हमने ये देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज आ रही थी। कैथोड की तरफ से कुछ रेज आ रही थी क्योंकि वो जो कि एनोड पे आगे अटैच हो रही थी। पता कैसे चला? हमने यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई ZNS की। ये स्क्रीन, जब ये रेज इस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रही थी तो ये स्क्रीन जो है वो ग्लो करने लगी, जो प्रेजेंस बता रही थी कि कोई, क्योंकि एनोड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऑब्वियसली जो रेज आ रही है कैथोड की तरफ से वो आपकी कैसी है? नेगेटिव चार्ज रेज। नेगेटिव चार्ज रेज। क्योंकि ये रेज कैथोड की तरफ से आ रही थी, कैथोड से नहीं, कैथोड की तरफ से आ रही थी, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। और चार्ज कैसा था? नेगेटिव चार्ज, नाम दिया गया कैथोड रेज। इन्हीं को आगे साइंटिस्ट ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज को ही आगे नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जो था वो एनोड की तरफ से रेज लेके जा रहा था रेज की फॉर्म में और कैथोड पे जाके अटैक कर रहा था। क्योंकि ये रेज एनोड की तरफ से जा रही हैं इसलिए इनको नाम दिया गया एनोड रेज। क्या नाम दिया गया? एनोड रेज। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से आ रही हैं इसलिए ये चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है
इसलिए एनोड का हो गया पॉजिटिव चार्ज, कैथोड का होगा नेगेटिव चार्ज। इन्हीं एनोड रेज को आगे नाम दे दिया गया आपका प्रोटॉन। इस तरीके से आपकी डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की। अब आते हैं न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पे। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए क्या हुआ, हमने बेरिलियम को बॉम्बार्ड कराया अल्फा पार्टिकल्स के साथ। अल्फा पार्टिकल्स कौन से होते हैं, हीलियम पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हीं को हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, और ये हैवी मास पार्टिकल्स होते हैं। तो बेरिलियम को हमने बॉम्बार्ड कराया किसके साथ, अल्फा पार्टिकल्स के साथ, और हमें क्या मिला, हमें एक कार्बन एटम मिला और एक न्यूट्रॉन का एटम मिला ये। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मास कितना है, 9 + 4 13, यहाँ पर भी मास कितना है, 12 + 1 13, चार्ज कितना है, 4 + 2 6, यहाँ पर 6 + 0 6। तो चार्ज बैलेंस्ड है, मास बैलेंस्ड है, दोनों तरफ, रिएक्टेंट की साइड भी, प्रोडक्ट की साइड भी। तो ये जो पार्टिकल हमें मिला इसका हमने नाम दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 0 चार्ज, और जो मास होता है उसका वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। अभी हम पढ़ेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई आपकी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। अब पढ़ते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी तो हो गई, अब आपकी ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इसकी चार्ज। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। और आपको पता है कि जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो यही होता है, बट विद द अपोजिट साइन। और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है आपका 0। अब हमने चार्ज पढ़ा है तो हम ऐसा तो नहीं है कि कोई न्यूमेरिक कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं तो इतने बड़े चार्ज को लेंगे। तो हमने क्या किया, इसका रिलेटिव चार्ज निकाल लिया। रिलेटिव चार्ज क्या होता है, यूनिट्स के किसी के रिलेशन में किसी का चार्ज निकालना या फिर उस यूनिट को एक पर्टिकुलर यूनिट दे देना, वो होता है रिलेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल हमने इसका चार्ज ले लिया -1, प्रोटॉन्स का ले लिया +1 और न्यूट्रॉन्स का 0, ये होता है रिलेटिव चार्ज। अब आते हैं मास पे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का मास। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, सेम जो प्रोटॉन का मास है वही न्यूट्रॉन का मास है। ये है न्यूट्रॉन का मास। जैसे हमने रिलेटिव चार्ज निकाला उसी तरह से हम रिलेटिव मास निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। रिलेटिव मास विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव मास निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन का मास देखा गया है आपका हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, वो आपका देखा गया है 1/1837 इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो हाइड्रोजन का मास होता है उसका अगर हम 1/1837 टाइम जब लेते हैं तो हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास देखा गया है वो इक्वल, नियरली इक्वल टू देखा गया है मास ऑफ हाइड्रोजन की। सेम फॉर द न्यूट्रॉन। इतना समझ आया। अब
आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है आपकी स्पेसिफिक चार्ज, जिसको हम बोलते हैं E/m रेशो। मतलब चार्ज और मास की जो रेशो आती है उसको बोला जाता है आपका स्पेसिफिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम निकालें E/m, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और मास कितना है 9.1 × 10⁻⁻28। चार्ज की यूनिट कूलम और मास की यूनिट ग्राम। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉन मास यूनिट, E और m का रेशो। इसी तरह से प्रोटॉन का अगर हम निकालें 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.67 × 10⁻⁻24। सेम फॉर द न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, इसीलिए जो उसका E/m रेशो आता है वो भी आपका जीरो आता है। अब मेन बात आती है कि ये जो E/m रेशो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। जो E/m रेशो है वो किस किस चीज को चेंज करने से आपका वेरी करेगा, वो किस तरह से वेरी करेगा। तो सबसे पहले आते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए E/m रेशो। इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे पहली बात आती है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पे जो E/m रेशो है इलेक्ट्रॉन के लिए वो वेरी नहीं करता, मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता। E/m रेशो जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो गैस कौन सी ले रहे हो आप इस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो ये पढ़ा था, H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो आप गैस कोई भी लो इलेक्ट्रॉन तो वही निकल रहा है, आप गैस कोई भी लो इलेक्ट्रॉन तो सेम है सबके लिए। तो जो किसी भी गैस के लेने से E/m पे जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सेकंड पॉइंट आता है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज पे E/m कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो जो E/m रेशो है वो आपकी डिक्रीज करेगी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो बैटरी का तो जो E/m रेशो है वो डिक्रीज करेगी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। क्यों डिक्रीज करेगी? आपने फिजिक्स में एक रिलेशन पढ़ा होगा सिंपल, जो मूविंग मास होता है आपका वो होता है मूविंग मास ऑन रेस्ट अपॉन √1 - v/c का होल स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ले रहे हैं हम यहाँ रेस्ट पे नहीं ले रहे हैं, हम मूविंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो रेज आ रही हैं वो मूव कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हम उनका रेस्ट मास नहीं ले सकते। ये जो हम मास ले रहे हैं वो मूविंग मास ले रहे हैं। तो हमारा जो रिलेशन होता है वो मूविंग मास इज इक्वल्स टू मूविंग मास इज इक्वल्स टू मूविंग रेस्ट, मास ऑन रेस्ट √1 - v/c का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है। क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ये जो पूरा फैक्टर है वो आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर ये पूरा फैक्टर डिक्रीज करेगा तो जो मूविंग मास है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैथमेटिकल रिलेशन है, आपको सबको पता होगा कि जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो जो वेलोसिटी होती है किसी भी पार्टिकल की वो इंक्रीज करती है। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो जो मूविंग मास है इलेक्ट्रॉन्स का या पार्टिकल्स का वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो मूविंग मास है वो इंक्रीज करेगा, तो अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो E/m रेशो जो होगी वो आपकी डिक्रीज करेगी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। आई होप सबको समझ आया होगा। अब बात करते हैं प्रोटॉन्स की। हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोला कि जो नेचर ऑफ गैस पे E/m रेशो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हम कोई भी गैस लेते हैं इलेक्ट्रॉन तो वही रिलीज हो रहा है। लेकिन क्या प्रोटॉन्स के लिए भी सेम होगा?
प्रोटॉन्स क्या होता है, ये होता है हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन या किसी का भी पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो पहले वो एटम में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो जो एटम है वो आपका प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होगा, ये होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास अलग है, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास अलग है, तो एटम का मास वेरी कर रहा है, तो आपका जो गैस है, गैस के अकॉर्डिंग आपका एटम का आयन वेरी कर रहा है। तो जो E/m रेशो है प्रोटॉन्स के लिए वो गैस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि मास आपका चेंज हो रहा है विद द चेंज ऑफ गैस, क्योंकि हर एक गैस का प्रोटॉन जो फॉर्म होता है वो अलग होता है। अब आते हैं वोल्टेज पे। सेम फॉर द वोल्टेज, वोल्टेज अगर इंक्रीज करते हैं तो E/m रेशो जो है वो डिक्रीज कर देगी फॉर द प्रोटॉन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।